हेलो दोस्तों, आरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आइए बात करते हैं एनटीपीसी CBT2 जो कि 2017 में हुआ था, उसके एक पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं कुछ अच्छे ही क्वेश्चन को कराऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैं इजी क्वेश्चन को करा करके आपको खुश नहीं करना चाहता हूं। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एक्चुअली में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। और उसी तरह के क्वेश्चन आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति, जिसको जमानत राशि कहते हैं, वो क्या होती है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन है और अर्थशास्त्र का है और बहुत ही टफ क्वेश्चन माना जाता है अर्थशास्त्र का क्वेश्चन, क्योंकि लोग इसे जो है कम पढ़ते हैं और सब्जेक्ट्स के मुकाबले। तो देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पहला ही। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जो जमानत राशि होती है वो क्या होती है, बताइए। आप लोग क्वेश्चन का आंसर करिए। ऋणदाता की एक देयता, ऋणदाता के स्वामित्व वाली संपत्ति, कर्जदार की परिसंपत्ति या कर्जदार की एक देयता। तो मैं आपको बता दूं, जो किसी भी ऋण के लिए, ऋण मतलब लोन के लिए जो समर्थक प्रतिभूति होती है यानी जमानत राशि होती है, वो राशि होती है जो उसके सिक्योरिटी के रूप में जमा की जाती है। तो सिक्योरिटी को हम लोग अंग्रेजी भाषा में कहते हैं परिसंपत्ति। तो इसका सही आंसर होगा कर्जदार की परिसंपत्ति, ठीक। क्या आंसर होगा? कर्जदार की परिसंपत्ति। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरके की इनमें से कौन सा एक प्रमुख संगठक अम्ल नहीं है? आप लोग जवाब दीजिए। सिरके की इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल नहीं है? नाइट्रिक, एसिटिक, ह्यूमिक, ऑक्सैलिक। बताइए, आप लोग बताइए। सिरके की इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल है? मैंने गलती से नहीं बोल दिया है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि सिरके की इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल है। तो याद रखिएगा, सिरके की जहां बात आएगी, सिरके की जहां भी बात आएगी वहां कौन सी एसिड होता है? एसिटिक एसिड, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि 26 जनवरी 2002 के एक कानून के तहत भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संदर्भ में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन पढ़िए। झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक। झंडे को जानबूझकर जमीन पर गिराने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कथन तो बिल्कुल ही सही है, ठीक। पूछा है कौन सा नहीं सही है, तो ये कथन तो बिल्कुल ही सही है। झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक लाभ के लिए नहीं किया जाएगा, तो ये भी तो बिल्कुल सही है, ठीक। ये भी एकदम बिल्कुल सही है। तिरंगे का प्रयोग तोरण या झालर या ध्वजपट की तरह नहीं किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। पूछा गया था कौन सा नहीं सही है या असंगत है, तो याद रखिएगा, गैर सरकारी नागरिकों को अपने परिसर में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं दिया गया है। केवल सरकारी दफ्तर में, सरकारी ऑफिसेज में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा के लिए फहरा सकते हैं, हमेशा के लिए लगा सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कहा गया है? तो याद रखिएगा, कहा गया झंडे का इस्तेमाल सांप्रदायिक चीज़ों के लिए नहीं किया जाएगा, या इसे झालर या तोरण पट्टी के रूप में भी नहीं किया जाएगा। इसको जमीन पे बेवजह नहीं गिरने दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं हैं? ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको मैं बता दूं 2017 के CBT 2 में पूछा गया सवाल है। ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी यानी NTPC, रेलवे NTPC में पूछा गया सवाल है। आप यहाँ से अपने आप को जज कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप यहाँ से अपने आप को जज कर सकते हैं, ठीक है। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? तो याद रखिएगा, आर के नारायण इसमें से टू लीव्स एंड अ बर्ड नामक पुस्तक के लेखक नहीं है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए द बैचलर ऑफ आर्ट्स, इस पुस्तक के लेखक आर के नारायण है। द इंग्लिश टीचर, इस पुस्तक के लेखक भी आर के नारायण है। वेटिंग फॉर महात्मा, इस पुस्तक के भी लेखक आर के नारायण हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए, ये तो आसान क्वेश्चन है, आप लोग सब लोग मिलके बताइए। हेनरी बैकुरल इनमें से किसकी खोज से संबंध है? बताइए, हेनरी बैकुरल का इनमें से किसकी खोज से संबद्ध है? ठीक है, बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सब लोग जानते होंगे। हेनरी बैकुरल का संबंध रेडियोधर्मिता से है। याद रखिए, हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता की खोज की थी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया सवाल कि इनमें से कौन सी शख्सियत ने एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। इनमें से कौन सी शख्सियत ने एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा, एक ही खेल स्पर्धा में लगातार 4 बार माइकल फेलिप्स ने जीता है। और किस खेल से भी जीता है? ये स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग में लगातार 4 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने का जो श्रेय जाता है वो माइकल फेलिप्स को जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम का निर्माण करने के लिए प्रयास किया था। उनके इस परियोजना का क्या नाम था? फिर से सुनिएगा। 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने एवं एटम बम का निर्माण करने के प्रयास किए। उनके इस योजना का नाम क्या था? बताइए। तो याद रखिएगा, जो एटम बम बनाने की जो एक योजना बनाई गई थी, जो परियोजना बनाई गई थी, उसको हम मैनहट्टन कहा जाता है। इसको मैनहट्टन परियोजना कही जाती है। ये भी क्वेश्चन 2017 के NTPC CBT 2 में पूछा गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा खेल स्पर्धा को पहली बार 2020 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, कराटा एक ऐसा खेल है, कराटे जिसको कहते हैं, कराटे एक ऐसा खेल है जिसको 2020 के ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा भारतीय जीव है, इनमें से कौन सा भारतीय जीव है जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? गंगा की शार्क मछली, गंगा की शार्क मछली पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है भारतीय स्टार कछुआ। थर्ड ऑप्शन है गंगा नदी की डॉल्फिन। फोर्थ ऑप्शन है गोल्डन महसीर। याद रखिएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन जो है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली है उसे जो है भारत का जलीय जीव कहा गया है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे कहा गया? गंगा की डॉल्फिन को। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर से एक बात जान जाइए आप लोग कि गंगा की जो डॉल्फिन मछली है उसे
राष्ट्रीय जलीय जीव का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। रेडो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानक शॉर्टकट संयुक्त कमांड है? रेडो के लिए मानक विंडोज की बोर्ड का शॉर्टकट संयुक्त कमांड क्या है? तो रेडो जो होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, ये रेडो का संकेत है। ये कीबोर्ड में अगर हम आप लोग देखेंगे तो कीबोर्ड का शॉर्टकट अगर यूज करेंगे तो रेडो के लिए जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पेड़ की शाखा पर बैठा बंदर अचानक नीचे गिर जाता है, यह किस नियम का उदाहरण है? तो याद रखिएगा, एक पेड़ पर अगर कोई बंदर बैठा हुआ है तो वो स्थिति उसके अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर कोई बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा होगी, और अगर वो जब गिरना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। यानी कि कहा जा सकता है कि ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित रहेगी। ऊर्जा के बारे में कहा जाता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना तो नष्ट किया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, और ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही पालन किया जा रहा है, क्योंकि पहले वो स्थिर अवस्था में था, जब गिरने लगा तो गति की अवस्था में आ गया, यानी टोटल जो उसकी ऊर्जा होगी वो संरक्षित होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टेलेक्स का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, टेलेक्स का क्या अर्थ है? आप बताइए, टेलेक्स का क्या अर्थ है? आप लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा होगा, बताइए टेलेक्स का क्या अर्थ है? टेलीग्राम एक्सप्रेस, बी ऑप्शन टेलीप्रिंटर एक्सचेंज, सी ऑप्शन टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज, डी ऑप्शन टेलीफोन एक्सचेंज। याद रखिएगा, टेलेक्स का जो अर्थ होता है वो टेली प्रिंटर एक्सचेंज होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिए, कभी भी किसी भी रेलवे के एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, जो कि आप देख रहे होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पे तुलना नहीं की जाती? तो याद रखिएगा, जो मानव विकास सूचकांक है उसका निर्धारण जो है ज्ञान के आधार पे किया जाता है, ठीक, जीवन का स्तर के आधार पे किया जाता है, और स्वस्थ जीवन के आधार पे भी किया जाता है। तो किस पे नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, कॉरपोरेट गवर्नेंस के द्वारा नहीं किया जाता मानव विकास सूचकांक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा त्यौहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो बताइए, कौन सा त्यौहार दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, हार्नबिल त्यौहार दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा द्वीप, कौन सा टापू भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? याद रखिएगा, कौन सा एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है? तो याद रखिएगा, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को बताने से पहले मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये सारे जो क्वेश्चन कराए जाते हैं बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, हो सके तो इसे नोट्स भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये किसी ना किसी एग्जाम में फिर से रिपीट हुए होंगे, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है इजी नहीं है, ठीक है, इन क्वेश्चन को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या थी? बताइए, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2021 की थीम क्या थी? ऑप्शन 1 ग्रीन अर्थव्यवस्था, क्या इसमें आप सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन। 7 अरब सपने, देखभाल के साथ उपयोग। दूसरा ऑप्शन। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो विश्व पर्यावरण दिवस
2021 की थीम थी इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यही इसकी थीम थी। आइए 18वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा कार्य, इसमें से कौन सा ऐसा है जो गणना का कार्य नहीं कर सकता? तो याद रखिए, कैलकुलेटर से गणना की जाती है, कंप्यूटर से गणना की जाती है, मोबाइल से गणना की जाती है, लेकिन किससे गणना नहीं की जाती? प्रिंटर से। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी, तो याद रखिए, क्या अचलगढ़ है या जरगा है या शेर है या गुरु शिखर है? तो याद रखिएगा, अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो गुरु शिखर है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? खगोल विज्ञान से, बंगाली साहित्य से, पारिस्थितिकी से या राजनीति से? तो याद रखिएगा, ये किससे संबंधित हैं? पारिस्थितिकी से। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा जो एक रक्त का संघटक है, वो क्या है? कोशिका है या पेशी है या द्रव है या ऊतक है? बताइए आंसर कौन सा होगा? ये बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। याद रखिएगा, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, तो ये कौन सा चीज होगा? द्रव होगा। ठीक, प्लाज्मा क्या है? एक प्रकार का द्रव है। आगे बढ़ते हैं। एक IBM समदर्शी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडिफायर कुंजी नहीं होता है? तो IBM में याद रखिएगा, कंट्रोल होता है, कंट्रोल होता है, शिफ्ट होता है, विंडोज की होती है, ये नहीं होती है। पूछा है कौन सा नहीं होता है, तो हमारा सी ऑप्शन यानी टैब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? बताइए, ऐसा कौन सा है जो धात्विक खनिज नहीं है? तो याद रखिए, सब बॉक्साइट धातु है, टिन धातु है, निकिल धातु है, लेकिन कोयला धातु नहीं है। धातु का मतलब होता है ऐसी वो चीजें जो जिनमें से हम विद्युत का प्रवाह कर सकें, वो धातुएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी सभी चीजें जिनमें एक तरफ से विद्युत प्रवाहित की जाए तो दूसरी तरफ भी पहुंच जाए, ऐसी चीजों को हम धातु कहते हैं या धात्विक खनिज कहते हैं। अब धात्विक खनिज किसे कहेंगे? धात्विक खनिज जो जमीन से धातुएं निकाली जाती हैं, वही हमारी धात्विक खनिज कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य पर्वतों की रेंज में हिंदकुश पर्वत श्रेणी संबंधित नहीं है, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो हिंदकुश होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रेलगाड़ी का इंजन विश्व की सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन है? तो याद रखिएगा, सबसे पुरानी कार्यशील भाप वाला इंजन फेयरी क्वीन। याद रखिएगा, सबसे पुराना कार्यशील भाप वाला इंजन फेयरी क्वीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है? तो याद रखिएगा, पांड्या रखता है, सातवाहन रखता है, पल्लव रखता है, लेकिन कौन सा नहीं रखता है? पाल नहीं रखता है। तो याद रखिएगा कि पूछा जाता है कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा नहीं रखता है, तो नहीं तो यही है ना। तो पाल राजवंश जो है दक्षिण भारत से संबद्ध नहीं रखता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन असंगत है? यानी कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कथन जो है असंगत? असंगत माने सत्य नहीं है। चलिए देखते हैं। यह भारत की नियमावली पुस्तक है, बिल्कुल सही जवाब है। हमसे पूछा गया कौन सा गलत है या असंगत है, तो पहला तो संगत है भाई। इसमें कानूनी शासन को कूटीबद्ध किया गया, हाँ बिल्कुल सही है। पूछा गया कि तीसरा ऑप्शन कहा गया मूलभूत राजनीतिक मूल्यों का प्रतिबिंबित करता है, बिल्कुल सही है। यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है, ये गलत है। वैधानिक दस्तावेज है, बिल्कुल वैधानिक दस्तावेज है।
तो इसमें पूछा था कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। राइनोस्कोप किस अंग की जांच के लिए चिकित्सीय यंत्र है, बताइए। बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बताइए। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय यंत्र है, तो याद रखिएगा नाक की जांच करने के लिए राइनोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है। ये बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, अच्छा सवाल है। यूपी टेट में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है। ये सवाल कई जगहों पे पूछा जा चुका है कि भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण चुंबक किसे आकर्षित नहीं करता है, तो याद रखिए किसे आकर्षित नहीं करता है, तो चुंबक लोहा को आकर्षित करता है, निकिल को आकर्षित करता है, स्टील को आकर्षित करता है, किसको नहीं करता है, तो याद रखिएगा कांसा को नहीं करता है, तो कांसा ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं। जार्ज लेमात्रे का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइए। तो याद रखिएगा जार्ज लेमात्रे का संबंध जो है किस क्षेत्र से है, तो बिग बैंग सिद्धांत से है। अब पूछेंगे बिग बैंग सिद्धांत क्या होता है, तो बिग बैंग सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो एक विस्फोटक एक सिद्धांत है, जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी का निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण विस्फोट के द्वारा हुआ है, तो इसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है, जिसको जार्ज लेमात्रे ने इसको बताया। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। लाइनेक्स क्या होता है, बताइए। तो याद रखिएगा असेंबली भाषा। लाइनेक्स क्या है, असेंबली भाषा नहीं, प्रायोगिक भाषा नहीं, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं, तो क्या है, याद रखिएगा लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स, ठीक, जिससे हम काम करते हैं। यानी कि लाइनेक्स पूछा जाए किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टीटास्किंग मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, यानी एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं इस सिस्टम पे, और एक साथ मल्टीटास्किंग मल्टी ऑपरेशनल सिस्टम है। ठीक है, अगला आज का आखिरी सवाल, भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।